नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा के बाद राजनीतिक माहौल गर्म। विपक्ष ने कहा चरमराती कानून व्यवस्था के बीच दखल दे केंद्र सरकार। राष्ट्रपति से की अनुच्छेद 355 के इस्तेमाल करने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद खत्म करने पर करार। 50 साल पुराने सीमाई झगड़े को खत्म करने में मिलेगी मदद। 12 में से 6 जगह पर खत्म होगा तनाव। लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल पेश। आपराधिक मामलों की जांच के दायरे को बढ़ाना है बिल का मकसद। पुलिस को मिलेगी फिंगरप्रिंट जैसे सैंपल लेने की छूट। भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ढांचा तैयार। पिछले महीने हुए करार पर आगे बढ़ रहे दोनों देश। द्विपक्षीय व्यापार को आगे ले जाने में काफी अहम साबित होगा यह करार। और 100 करोड़ की पूंजी के साथ बेंगलुरु में हुआ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन। फाइनेंस सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देने पर आरबीआई का जोर। दूसरे बड़े सेक्टर्स और मंत्रालयों को एक मंच पर लाने की कवायद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्षी खेमे के नेता राज्य में कानून व्यवस्था के चरमरा जाने की बात कहकर केंद्रीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्षी खेमे के एक बड़े नेता ने राष्ट्रपति से अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करने की मांग रखी है। आइए एक नजर अब अनुच्छेद 355 और इसी तरह के कुछ अन्य प्रावधानों पर डालते हैं। अनुच्छेद 355 के मुताबिक असल में केंद्र सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह बाहरी हमले और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। इसके साथ ही केंद्र यह भी सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही है। लिहाजा इस अनुच्छेद के मद्देनजर केंद्र की जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालातों में वह दखल अंदाजी करे। आपको बता दें कि यह अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक बड़ा आधार है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे राज्य की शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। इस स्थिति को ही आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। हालांकि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 356 दरअसल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात करता है। ऐसे में अनुच्छेद 355 के तहत अगर राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 365 भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक बड़ा आधार हो सकता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है अगर राज्य केंद्र सरकार के किसी निर्देश का पालन नहीं कर पाता है तो यह समझा जाएगा कि वह राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। राष्ट्रपति किसी भी समय अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकार की सभी शक्तियां अपने पास रख सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। बात अगर विधानसभा की करें तो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति से निलंबित या भंग कर सकते हैं। उस स्थिति में संसद राष्ट्रपति को शक्ति दे सकती है कि वह राज्य के लिए कानून बनाए। हाल ही में असम और मेघालय द्वारा अपने 5 दशक पुराने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में हुआ है। इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच 12 विवादित स्थानों में से 6 स्थानों पर सीमा विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी, जिनको लेकर दोनों राज्यों के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता था। दरअसल इन 6 स्थानों हाहिम, गिजांग, ताराबारी, बोकलापारा, खानापारा, पिलिंकाटा और रातचेरा की पहचान पिछले साल दोनों राज्य सरकारों द्वारा सीमा विवाद समाधान के पहले चरण के लिए की गई थी। इसके बाद दोनों राज्यों द्वारा गठित मंत्री स्तरीय क्षेत्रीय समितियों ने विवादित क्षेत्रों का लगातार दौरा किया और 5 परस्पर स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इन 5 सिद्धांतों में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, स्थानीय आबादी की जातीयता, सीमा के साथ निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा शामिल है। इन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाकर इस समझौते की रूपरेखा तैयार की गई है। आपको बता दें कि इस समझौते के अनुसार दोनों राज्यों के बीच लगभग 36 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र में से असम को 18.51 वर्ग किलोमीटर और मेघालय को 18.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होगा। साथ ही इस समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच करीब 70% सीमा विवाद मुक्त हो गई है। गौरतलब है कि 1972 में मेघालय को असम से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था, लेकिन मेघालय द्वारा असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों राज्यों के बीच के सीमावर्ती स्थानों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हाल ही में लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पेश किया गया। इसका मकसद पुलिस को अपराधियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए नए सैंपल विधियों को अपनाना और आपराधिक मामलों की जांच के दायरे को व्यापक बनाना है। यह बिल पुलिस को अपराधियों और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट, हथेली के निशान, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, आइरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक और जैविक सैंपल आदि को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने की शक्ति देता है। साथ ही अपराधियों की व्यवहार संबंधी विशेषताओं, उनके हस्ताक्षर, लिखावट का रिकॉर्ड रखने या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत किसी अन्य परीक्षण का भी प्रावधान है। बता दें कि बिल में इन सभी रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किए जाने की तारीख से 75 वर्षों की अवधि के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखने की बात भी शामिल है। ऐसा अनुमान है कि नया कानून न केवल अपराधियों का पता लगाने में जांच एजेंसियों की मदद करेगा, बल्कि इसके चलते अदालतों में दोष सिद्धि दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि लोकसभा में बिल को पेश करने के बाद से सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। असल में संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिल के ये प्रावधान भविष्य में नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसे विवादास्पद जांच विधियों को जरूरी बनाने की राह तय कर देंगे। वहीं व्यक्तियों के पर्सनल डेटा को लंबे समय तक जमा रखना न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि राइट टू बी फॉरगॉटन के भी खिलाफ है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दुनिया में अनेक तकनीकी और वैज्ञानिक बदलाव आए हैं, जिसके चलते अपराधों और इनकी प्रवृत्तियों में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। ऐसे में अपराधियों की पहचान से जुड़ा मौजूदा कानून द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 काफी पुराना है। यह कानून अपराधी की पहचान के लिए केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को इकट्ठा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून वर्तमान समय की नई आपराधिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है और इसका दायरा भी अत्यंत सीमित है। इसलिए इस पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानून की जगह एक नए कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती दी गई और इस आयोग के गठन की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देने का आग्रह किया गया है। दरअसल यह परिसीमन आयोग जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा सीटों के निर्धारण के लिए बनाया गया था। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 थी, इसे बढ़ाकर अब 114 कर दिया गया है। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल है। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का उल्लंघन माना है। तर्क ये है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से एक देश एक संविधान के प्रारूप को अपनाया गया है। दूसरी ओर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार पूरे देश में परिसीमन की प्रक्रिया 2026 के बाद किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में याचिकाकर्ता का मानना है कि 2026 से पहले जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन एक देश एक संविधान के प्रारूप को खारिज करता है। गौरतलब है कि साल 2020 में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नागालैंड में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के लिए रंजना पी देसाई की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की थी। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या में फेरबदल किया गया है। यहां हम बता दें कि परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 82 में दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निर्धारित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करे। इसी के तहत संसद ने वर्ष 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2000 तक के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाना सुनिश्चित किया गया। बाद में इसको 84वें संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यहां हम बता दें कि परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह निर्वाचन आयोग की मदद से अपने कार्यों को संपन्न करता है। लॉटरी पर टैक्सेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है। कोर्ट का मानना है कि एक राज्य सरकार अपने दायरे में लॉटरी पर टैक्स ले सकती है, भले ही वह लॉटरी कोई बाहरी राज्य ही क्यों ना स्पॉन्सर कर रहा हो। लॉटरी पर टैक्स के लिए राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। दरअसल कोर्ट ने यह फैसला केरल और कर्नाटक सरकार की अपील पर दिया है। इस अपील में केरल हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी गई थी। दोनों ही कोर्ट ने इन राज्यों के उन कानूनों को रद्द माना था जो पूर्वोत्तर राज्यों के स्पॉन्सरशिप वाली लॉटरी पर टैक्स की व्यवस्था करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन फैसलों को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि लॉटरी जैसी गतिविधियां बैटिंग या शर्त और गैम्बलिंग के दायरे में आती हैं। चूंकि बैटिंग और गैम्बलिंग संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, इसीलिए राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकती हैं। राज्य सूची में ही मनोरंजन पर कर लगाने का विषय रखा गया है, लिहाजा बैटिंग और गैम्बलिंग पर टैक्स के लिए विधानमंडल व्यवस्था बना सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में घुड़दौड़, व्हीलिंग और शर्त से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी को बैटिंग और गैम्बलिंग माना है। आपको याद दिला दें कि 2020 में दिए गए एक वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि लॉटरी पर जीएसटी एक्ट 2017 के तहत टैक्स लिया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में लॉटरी के लिए 1998 का लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट मौजूद है। यह कानून कुछ गतिविधियों में ही लॉटरी को प्रमोट करने की शक्ति राज्य को देता है। उन खास एक्टिविटीज के अलावा और किसी एक्टिविटी को प्रमोट करने को लेकर राज्यों पर प्रतिबंध इस कानून में शामिल है। इधर 1999 के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में लॉटरी से होने वाली कमाई से बनने वाले रेमिटांस पर रोक लगी हुई है। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत और यूएई के बीच CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस समझौते को भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पिछले महीने एक वर्चुअल सम्मेलन के दौरान साइन किया गया था। पिछले एक दशक में यह किसी भी देश के साथ भारत का पहला पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है। उम्मीद की जा रही है कि 1 मई 2022 से यह समझौता लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि इंडिया यूएई CEPA एक व्यापक समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी उपायों, विवाद निपटान प्रक्रियाओं, व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं आदि की चर्चा है। साथ ही इसमें फार्मास्यूटिकल उत्पादों, सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा अधिकारों, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की बात भी शामिल है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस का लाभ भी मिल सकेगा। इसके चलते भारत के श्रम गहन क्षेत्रों जैसे रत्न और आभूषण उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, इंजीनियरिंग उत्पादों आदि को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस समझौते में यूएई द्वारा 11 व्यापक सेवा क्षेत्र बाजार तक भारत की पहुंच की पेशकश की गई है। इनमें व्यावसायिक और वित्तीय सेवाएं, संचार सेवाएं, कंस्ट्रक्शन और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और परिवहन सेवाएं आदि प्रमुख हैं। इस समझौते से दोनों देशों के मौजूदा रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलने के साथ साथ दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। गौरतलब है कि यूएई लगभग 18 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ भारत में 8वां सबसे बड़ा निवेशक है। इसके अलावा कुछ समय पहले भारत और यूएई के बीच एक MOU भी साइन हुआ था। इसमें यूएई द्वारा भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
$75 अरब के निवेश की घोषणा की गई थी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर सौदेबाजी की जाती है। इसके अलावा व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क सहयोग तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर भी आपसी बातचीत की जाती है। इससे पहले भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी CEPA पर हस्ताक्षर किए थे। फाइनेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने एक पहल की है। पिछले दिनों बेंगलुरु में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBIH यानी RBI इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। RBI ने इस हब की स्थापना कंपनी एक्ट की धारा 8 के तहत की है। इसके लिए देश के सेंट्रल बैंक ने 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी की घोषणा की है। RBIH का मकसद है कि वह एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ देश में फाइनेंशियल इनोवेशन को आगे बढ़ाए। इसके साथ ही दुनिया भर की सबसे बेहतर फाइनेंशियल इनोवेशन सेवाओं को भी भारत में लाया जाए। इससे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। RBI की माने तो RBIH के जरिए एक ऐसा माहौल बनेगा जिससे प्रोटोटाइप्स, पेटेंट्स, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स का विकास हो सके। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी काम का फोकस इस बात पर होता है कि क्या किसी विचार को वास्तविकता में बदला जा सकता है। RBIH सरकार के मंत्रालयों और अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बैठाने में मददगार होगा ताकि इनोवेशन से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सके। RBIH BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, रेगुलेटर्स को एक साथ लाने का काम भी करेगा। हाल ही में देश के 2 प्रमुख रिसर्च और शिक्षण संस्थानों ने भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया है। CDS यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज और IIST यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के शोध में यह पता चला है। इन दोनों संस्थानों के निष्कर्ष द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर नामक पेपर में प्रकाशित किए गए हैं। इसके अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का कुल मूल्य लगभग 36,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि वर्ष 2011-12 में यह मूल्य GDP का 0.26% था, जो 2020-21 में गिरकर 0.19% हो गया। रिसर्च के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग स्पेस एप्लीकेशन से संबंधित है, जो कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 74% है। इसके बाद अंतरिक्ष ऑपरेशंस और अंतरिक्ष विनिर्माण की हिस्सेदारी है। दूसरी ओर अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवंटित बजट में भी पिछले साल की तुलना में भारी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल 2020-21 में इस क्षेत्र के लिए बजट खर्च लगभग 9,500 करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3,500 करोड़ रुपए कम था। इन दोनों संस्थानों ने अपने इस आकलन और निष्कर्षों के लिए इसरो और संसद में प्रस्तुत दस्तावेजों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, अन्य सरकारी डेटा आदि की मदद ली है। आपको बता दें कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में खर्च चीन, जर्मनी, इटली और जापान से अधिक है, लेकिन अमेरिका और रूस जैसे देशों की तुलना में कम है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर है। यहाँ हम बताते चले कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम पहले, जबकि गोवा दूसरे पायदान पर है। अब अगर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को देखें तो स्थिर कीमत पर साल 2021-22 में इसके लगभग 2,63,000 रुपए रहने की संभावना है, जो 2020-21 में लगभग 2,43,000 रुपए थी। अगर हम देश की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2021-22 में इसके लगभग 93,000 रुपए रहने की उम्मीद है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय से है। अगर हम इसकी गणना की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश की उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय से किसी क्षेत्र विशेष की औसत प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने और वहां के लोगों के जीवन स्तर और उनके जीवन की गुणवत्ता को मापने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय आय किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें विदेशों से अर्जित आय भी शामिल होती है। यहीं अगर हम घरेलू आय की बात करें तो यह देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य होता है। सामान्य निवासियों में नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं।
गिद्धों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने पर्यावरण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। सोसाइटी ने 3 खास दवाओं के इस्तेमाल पर पूरी रोक लगाने की मांग सामने रखी है। ये तीनों ही दवाएं गिद्धों के लिए जानलेवा है। इनमें शामिल है एक्लोफेनेक, केटोप्रोफेन और निमोसाइड। पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ये दवाएं NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं, यानी इनका इस्तेमाल पशुओं में सूजन को दूर करने में होता है। इन दवाओं का विकास डाइक्लोफेनेक के विकल्प के तौर पर हुआ था। पशुओं पर डाइक्लोफेनेक के इस्तेमाल पर 2006 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिलहाल इस दवा को इंसानों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मवेशियों में इस दवा का इस्तेमाल भी सूजन और दर्द को रोकने के लिए किया जाता रहा है। अमूमन पशुओं में जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है उनके शरीर में दवाओं के तत्व बाकी रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। डाइक्लोफेनेक दवा भी मवेशियों के शरीर में उनके मृत होने तक बनी रहती है। जब गिद्ध इनके शव को खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के शरीर में भी चली जाती है। जानवर का मांस खाने के कुछ दिनों बाद ही किडनी काम करना बंद कर देती है और गिद्धों की मौत हो जाती है। बात करें बायो एक्यूमुलेशन यानी जैव संचयन की, तो यह पर्यावरण से जुड़ी एक शब्दावली है। जहरीले पदार्थ जब पर्यावरण के जरिए जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो इसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। मिसाल के लिए मरकरी आज के समय में मछलियों के लिए बड़ा खतरा है। यह छोटी मछलियों के शरीर में कुछ महीनों तक रह सकता है। छोटी मछलियों के जरिए यही जहरीले पदार्थ बाद में बड़ी मछलियों के शरीर में चले जाते हैं। बायो एक्यूमुलेशन का सबसे ज्यादा असर फूड चेन की सबसे ऊपरी लेयर पर होता है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग का सामना कर रही है। दरअसल यह छठी बार है जब प्रवाल भित्ति प्रणाली एक व्यापक और हानिकारक कोरल ब्लीचिंग से प्रभावित हो रही है। पहली बार इतनी व्यापक कोरल ब्लीचिंग की घटना वर्ष 1998 में देखी गई थी। तब अल नीनो मौसम पैटर्न के कारण प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो गई थी और इसके चलते दुनिया के लगभग 8% प्रवाल नष्ट हो गए थे। इसके अलावा ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क द्वारा वर्ष 2021 में किए गए एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि वर्ष 2009 से वर्ष 2018 के बीच दुनिया के 14% प्रवाल नष्ट हो गए, जिसके लिए कोरल ब्लीचिंग की घटना महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी थी। गौरतलब है कि प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स का निर्माण कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अस्थिर पंजरों और कार्बोनेट तलछट से होता है। इन प्रवालों या कोरल्स का एकल कोशिका वाले रंगीन शैवाल जुजेंथिली के साथ सहजीवी संबंध होता है। इस कारण शैवाल कोरल को भोजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं और बदले में कोरल शैवाल को रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। जुजेंथिली शैवाल की उपस्थिति के कारण ही प्रवाल भित्तियां रंगीन और आकर्षक दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने सहजीवी शैवाल जुजेंथिली को खुद से अलग कर देते हैं। इस कारण प्रवाल भित्तियां रंगहीन या सफेद हो जाती हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इसके अलावा प्रवालों के विकास के लिए स्वच्छ और अवसाद रहित जल आवश्यक होता है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुंह बंद हो जाता है और वह नष्ट हो जाते हैं। बता दें कि प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। ये बैरियर रीफ प्रायः उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती है, जहां तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ 2300 किलोमीटर में फैली दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। यह 400 विभिन्न प्रकार के कोरल्स, 1500 मछलियों की प्रजातियों, मॉलस्क आदि को आश्रय प्रदान करती है। इसके अलावा यह न केवल समुद्री पर्यटन और फिशरिंग इंडस्ट्रीज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, बल्कि जलीय जीवन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में भी काम करती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए रीफ 2050 नामक योजना पर भी काम कर रहा है। भारत के मानसून और पश्चिम अफ्रीकी मानसून के संबंध पर हाल ही में एक अध्ययन किया गया। अध्ययन के मुताबिक पश्चिम अफ्रीकी मानसून में होने वाले किसी भी बदलाव का असर भारतीय मानसून पर भी होता है। इन दो मानसूनों के बीच इंटरकनेक्शन को लेकर पहले भी शोध हो चुके हैं। इनमें यह पता चला था कि भारतीय ग्रीष्म मानसून के साथ ENSO का संबंध अफ्रीकी मानसून की तरफ शिफ्ट हुआ है। मिसाल के लिए 1911 से 1930 के बीच जब भारतीय मानसून पर
एनसो का असर कम देखा गया था, तब पश्चिम अफ्रीकी मानसून पर उसका असर ज्यादा था। ऐसा एनसो के टेम्परेचर ग्रेडियंट के आधे हिस्से का पश्चिम अफ्रीकी मानसून की तरफ खिसक जाने से होता है। हालिया शोध पर जानकार फ्रांसेस्को पोसाता के मुताबिक उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिक्स में एयर सर्कुलेशन आपस में कनेक्टेड होता है। ऐसे में साफ है कि एक जगह में आने वाले बदलाव का असर दूसरी जगह भी होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक एयर सर्कुलेशन पर यह प्रभाव हिंद महासागर की सतह के तापमान में होने वाले बदलाव की वजह से होता है। यानी यहाँ पर वो वॉकर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। वॉकर सर्कुलेशन को पश्चिम अफ्रीकी मानसून सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब पश्चिम अफ्रीकी मानसून मजबूत होगा तो पश्चिमी हिंद महासागर में भी वायु अभिसरण यानी कन्वर्जेंस बढ़ जाएगा। इससे भारतीय मानसून के दौरान ज्यादा बारिश होगी। इसके साथ ही अगर वायुमंडल में धूल कणों की मौजूदगी कम होगी तो समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाएगा। यह स्थिति भी भारतीय मानसून को और मजबूत करती है। बता दें कि वॉकर सर्कुलेशन एक एयर सर्कुलेशन सिस्टम है जिसका संबंध प्रशांत महासागर से है। इसमें भूमध्य रेखा के आसपास वर्टिकल एयर फ्लो होता है। सामान्य स्थिति में वॉकर सर्कुलेशन में पेरू के तट के पास उच्च दाब होता है और पश्चिमी प्रशांत में निम्न दाब। इससे वायु का फ्लो सामान्य बना रहता है, लेकिन एल नीनो की स्थिति में वॉकर सर्कुलेशन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इससे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच वायु प्रवाह और महासागरीय संचलन दोनों प्रभावित होते हैं। गौरतलब है कि एल नीनो के दौरान भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। सेंटर फॉर सर्कुलेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों को एक जीव पर की गई रिसर्च के दौरान यह पता चला कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप कोशिकाओं का एक अविभाज्य हिस्सा बना है। इनका अनुमान है कि आज जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अभिन्न अंग के रूप में माने जाते हैं, वे हमेशा से जंतु और पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते थे, बल्कि बाद में इन कोशिकाओं का हिस्सा बने हैं। इनके अनुसार लगभग 2 अरब साल पहले आर्किया नामक एक प्रोकैरियोटिक जीव, जिसमें न्यूक्लियस या नाभिक नहीं था, उसने एक जीवाणु कोशिका पर कब्जा कर लिया और जीवाणु कोशिका ने आर्किया जीव के भीतर एक एंडोसिम्बियंट के रूप में रहना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए इन शोधकर्ताओं ने जैकोबिड नामक एक जीव का अध्ययन किया और इस दौरान 2 अहम ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान की जो 2 जीवों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हुए थे। शोधकर्ता बताते हैं कि ये परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशंस एक प्रोटीन DTD यानी डी एमिनोसिल tRNA डिक्लेज और एक tRNA यानी ट्रांसफर RNA में हुए थे और माइटोकॉन्ड्रिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी थे। आपको बता दें कि ट्रांसफर RNA एक छोटा RNA अणु है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन का स्थानांतरण करता है। इससे पहले भी 19वीं शताब्दी के अंत में माइक्रोस्कोपिस्ट ने पाया था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर विभाजन से गुजरते हैं और यह विभाजन बैक्टीरिया के विभाजन के समान होता है। इसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एंडोसिम्बियंस से उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बता दें कि एंडोसिम्बायोसिस एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है जिसमें सहजीवी भागीदारों में से एक जीव दूसरे जीव के शरीर के भीतर रहता है और ऐसे जीव एंडोसिम्बियंट कहलाते हैं। गौरतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसलिए इन्हें कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, किसी राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा की सीटों का परिसीमन करने का क्या संभावित निहितार्थ है? ऑप्शंस हैं ए, परिसीमन की प्रक्रिया सहकारी संघवाद को कमजोर करेगी। बी, यह प्रक्रिया राज्यों को स्वायत्तता देने के लिए संपन्न की जाती है। सी, यह प्रक्रिया भारतीय संघवाद में प्रबल केंद्रीय अभिनति की परिचायक है। या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या किसी राज्य में अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा का अनिवार्य परिणाम होगा? ए, राज्य विधानसभा का निलंबन या विघटन। बी, राज्य की मंत्रिपरिषद का विघटन। सी, विधानसभा की विधि निर्माण शक्ति का राष्ट्रपति के पास हस्तांतरण। या फिर डी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश से स्थल मार्ग के माध्यम से सीधे मेघालय जा सकता है।
कथन 2, एक समान समय पर गुजरात और असम में सूर्य की किरणों का आपतन कोण भी समान होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, जैव संचयन प्रक्रिया का प्रभाव खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर सर्वाधिक होता है? ए सर्वोच्च स्तर, बी प्राथमिक उत्पादक, सी प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर डी सभी पर समान। पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राज्य विधानसभा को किसी लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। 2, एक राज्य विधानसभा केवल उसी राज्य द्वारा प्रायोजित लॉटरी पर कर लगा सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.dristyias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। रूस एवं यूक्रेन युद्ध के बीच बुखारेस्ट 9 देश चर्चा में है। दरअसल पूर्वी यूरोप के इन 9 देशों को बुखारेस्ट 9 ये संक्षिप्त में B9 कहा जाता है। 2015 में बने इस संगठन का नाम रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के नाम पर है। बुखारेस्ट 9 में शामिल देशों की बात करें तो इसमें रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। ये सभी देश यूरोपीय संघ और नाटो के भी सदस्य हैं। भारत और ओमान ने प्रोग्राम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते की अवधि साल 2022 से 2025 तक रहेगी। समझौते के तहत दोनों देश संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाओं का साझा लाभ लेने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। इसके तहत $150 मिलियन जुटाए गए हैं। इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्यजीव एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व में ब्लैक राइनो यानी काले गैंडे की संख्या में वृद्धि और संरक्षण हेतु किया जाएगा। ये बॉन्ड 5 साल के लिए जारी किया गया है। इस वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल के मद्देनजर श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को पर्यटकों के लिए खोला गया है। ये श्रीनगर की डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ष 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। लागत में जारी वृद्धि के कारण कई कंपनियां अपने उत्पादों पर श्रिंकफ्लेशन का कार्य कर रही हैं। श्रिंकफ्लेशन का मतलब किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बिना बदले ही उसके आकार को या मात्रा को कम करना होता है। वास्तव में ये छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप है। व्यवसाय एवं शैक्षणिक अनुसंधान में श्रिंकफ्लेशन को पैकेज डाउन साइजिंग यानी पैकेज के आकार को छोटा करने के रूप में भी जाना जाता है। पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दरअसल इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन सहित सभी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना है। गौरतलब है कि गंगा डॉल्फिन एक संकेतक प्रजाति है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। गिलबर्ट एफ हुंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। श्री गिलबर्ट इस पद को धारण करने वाले पहले अफ्रीकी हैं और टोगा के रहने वाले हैं। वे वर्तमान में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित मेगा फेस्टिवल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का पहला चरण आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में संपन्न हुआ। बता दें कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख उत्सव है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और इसे लोकप्रिय बनाना है। एक राज्य की लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति को दूसरे राज्यों में प्रदर्शित करने में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक मंच के रूप में काम करता है। लक्षद्वीप में पर्यावरण और वन विभाग की एक समुद्री स्तनपायी अनुसंधान टीम ने रफ टूथ डॉल्फिन स्टेनोब्रेडेनेंसिस को पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में देखा है। इनके दांतों पर मौजूद उभारों के कारण ही इस प्रजाति को ये नाम दिया गया है। रफ टूथ डॉल्फिन पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जल में पाई जाती हैं। ये लंबाई में 8.5 फीट तक हो सकती हैं और इस सफेद होंठ और धब्बेदार पेट के साथ भूरे शरीर वाले समुद्री स्तनपायी होती हैं।
हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे न केवल बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि BRBNMPL आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। राज्यसभा में केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 3 साल में भारत का रक्षा आयात 10% घटा है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान विदेशी स्रोतों से भारत के रक्षा खरीद का खर्च 46% से घटकर 36% हो गया है। रक्षा खरीद के खर्च में आने वाली कमी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू अनेक नीतिगत पहलों की वजह से नजर आई है। साथ ही देश में ही रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए उपायों से भी रक्षा आयात को घटाने में मदद मिली है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।